लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एरिया होता है किसी भी कंट्री का जहाँ पर वो लैंड उसके लिए नहीं होता, आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होता, बस वो कवर्ड होता है किससे? ट्रीज से। ठीक है। तो एक ऐसा एक्सटेंसिव एरिया होता है जिसमें सिर्फ ट्रीज होते हैं और वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही होती। तो Pakistan has only 4.8% area covered by forest, whereas the desirable level is 20 to 30%। तो एक नॉर्मल जो कंट्री होती है उसमें 20 to 30% जो उस पूरी कंट्री का लैंड होता है वो फॉरेस्ट से होना चाहिए भरा हुआ। लेकिन पाकिस्तान में इतना कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत फॉरेस्ट, जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट भी हैं, हम उन फॉरेस्ट में ट्रीज की बहुत एक्सटेंसिव कटिंग कर देते हैं क्योंकि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनको फायरवुड चाहिए होता है। और पाकिस्तान में जो है वो नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो नॉर्दर्न एरियाज में क्योंकि नेचुरल गैस नहीं होती तो लोगों को अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए फायरवुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो लोग, चलो आप ट्री काट लो, वी गेट इट दैट यू नीड द फायरवुड, वरना आपकी डेली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। पर द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट plant back the trees, yani they cut down the trees but they don't work on afforestation. Yani if you are cutting down a tree, then the logical thing to do is that you sow the seeds again and then you wait for a tree to come back. बट वॉट दे डू इज़, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और पाकिस्तान में इतने रूल्स नहीं है, इतने लॉज नहीं है, तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन करते 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 उन्होंने पाकिस्तान का जो एरिया था जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे हमारे पास, वो भी 4.8% हो गए हैं। तो वैसे एक कंट्री में दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। एक नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि जैसे जैसे माउंटेन्स है हमारे पास, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको बनाया नहीं है। इसी तरीके से फॉरेस्ट भी नेचुरली एग्जिस्ट करते थे पाकिस्तान में। तो लेकिन हम उनको कट डाउन कर देते हैं और एक फॉरेस्ट वो होते हैं जो लोग खुद लगाते हैं अपना लेवल मेंटेन करने के लिए, कंट्री का पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट खुद भी प्लांट किए जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने दोनों फॉरेस्ट जो है ना, हम तो नेचुरल वाले को ही ख़त्म कर देते हैं तो हम लगा तो सकते नहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की एक सैड रियलिटी है। तो वैसे ही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। मैंने प्रोटेक्शन लिखा है, दिस इज प्रोटेक्टिव। ठीक है, जैसे प्रोडक्टिव है वैसे प्रोटेक्टिव है। देन प्रोडक्टिव और नेचुरल फॉरेस्ट, जो कि मैं आपको बता रही थी कि जो जैसे हमारे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही नेचुरली हमारे पास फॉरेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्टिव होते हैं। The tree density is high and forest canopy is enclosed. It also has great commercial value. ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है that what is the difference between productive and protective forest? पता नहीं मैंने क्यों प्रोटेक्शन लिखा हुआ पर ये प्रोटेक्टिव है। तो आपसे, आप जब इसके डिफरेंसेस लिखोगे तो पहला डिफरेंस यही होगा कि प्रोडक्टिव आर नेचुरल फॉरेस्ट जो कि नेचुरल लैंडस्केप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। और जो फॉरेस्ट की कैनोपी होती है, यानी जब हम ऊपर देखते हैं, अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाएं और हम ऊपर देखें आसमान की तरफ तो हमें आसमान नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि फॉरेस्ट का जो जो ट्रीज़ होते हैं वो ऐसी ही ऊपर रूफ बना लेते हैं, उस रूफ को हम कैनोपी कहते हैं। और ऐसी कैनोपी, ऐसी रूफ बना लेते हैं जिससे हमें स्काई विजिबली नज़र नहीं आता। तो ये भी आपका थर्ड डिफरेंस बन जाता है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट कैनोपीज इन क्लोज सच दैट यू कैन नॉट सी द स्काई। एंड नंबर फोर्थ डिफरेंस ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू होती है। इसका मैंने आपको एक यूज़ पहले से ही बता रही हूँ कि फायरवुड में एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, और भी यूज़ होते हैं, टिम्बर होता है, आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है ट्रीज, या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू हाई होती है क्योंकि उनसे प्रोडक्ट बहुत बनती हैं। है। फिर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर प्लांटेड बाय पीपल, जो कि लोग खुद लगाते हैं क्योंकि उनको एक लेवल मेंटेन करना होता है अपनी कंट्री के फॉरेस्ट इंडेक्स का, और वो लीनियर होते हैं क्योंकि खुद लगाते हैं तो
ऐसे नहीं होते कि वो हैप हैजर्डली ग्रो हो रहे होते हैं, उनको एक बहुत प्लान तरीके से लगाया जाता है और उनकी लिटिल कमर्शियल वैल्यू होती है। ये इसका अनदर डिफरेंस है। लीनियरिटी इसका अनदर डिफरेंस है। प्लांटेड बाय प्लांट अनदर डिफरेंस है। और उनका फंक्शन मेनली ये होता है दैट दे प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोडिंग अवे एंड दे लोअर द टेम्परेचर। तो एक्चुअली सॉइल, यानी अब जैसे पाकिस्तान जैसे एरियाज हैं जिसमें फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फ्लड आने का एक ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो हमने हमारी फॉरेस्ट है हम उनको कट डाउन करके कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स बना देते हैं, रेजिडेंशियल उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस एरिया को, या रोड्स बना देते हैं। तो अ, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि फ्लड्स को रोक सके। एक तो हमारे पास डैम्स भी बहुत कम है, और फिर जो नेचुरली अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है जिससे आपके फ्लड्स जो हैं वो थोड़े हॉल्ट पर आ जाएं, हम उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो जो सेंसिबल कंट्रीज़ होती हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो खुद अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए ट्रीज़ यानी प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, सो दैट उनकी जब भी कभी फ्लड वाली सिचुएशन हो तो फ्लड जो है उसको रोक सके उन ट्रीज को, यानी वो ट्रीज जो है फ्लड को रोक सके। एंड देन जो कंट्रीज जिनका बहुत ज़्यादा हाई हीट इंडेक्स होता है वो भी इस पे काम करती हैं कि वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा लगाती हैं मल्टीपल सिटीज़ में, ताकि उनका टेम्परेचर ओवरऑल कम हो सके। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए भी एक इफ़ेक्टिव मेजर है कि हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो हैं वो लगाएं। ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है कि आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आप इनमें से कोई भी बात लिख सकते हो कि एक तो नेचुरल हैबिटाट है फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि आपके पास वाइल्ड लाइफ भी चाहिए। जैसे हम मरीन लाइफ को फोकस करते हैं वैसे वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है। फिर सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब प्रिवेंट करती है जब फ्लड वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, वाटर के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, उससे जो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स हो रहे होते हैं अर्बन अर्बन सेटिंग्स में वो रिड्यूस होते हैं। इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा होता है, जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है। टिम्बर टिम्बर जो एक प्रोडक्ट होती है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज़ होती है, कि टिम्बर के लिए होता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था पेपर इंडस्ट्री भी यूज़ करती है इसको। सप्लाई ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं तो फ्रूट भी होंगे। प्लांट्स है यूज़ फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, तो बहुत सारी जैसे जो हर्ब्स होती हैं वो ट्रीज से आती हैं। तो वो जो है वो फार्मास्यूटिकल्स भी जो है वो उसको यूज़ कर रही होती हैं। फिर फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए भी हमें लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी हमें मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं जितने आपके पास फॉरेस्ट होंगे, और एक रिक्रिएशनल स्पॉट बन जाता है। लोग वहाँ जाके जो है वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ओवरऑल एक और इसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग यानी एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इशू है। आपकी बुक ऑब्वियसली जिस ज़माने में लिखी गई होगी उस ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग का इतना सिग्निफिकेंट इशू नहीं होगा। बट अब आप लोग तो 2026 में अपना पेपर दे रहे हो, तो आप लोग ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। वही बात है कि आप लोग अपना जहन भी लगा सकते हो। इट्स जस्ट नॉट कि जो आपको पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं आप वही लिखो। आपको अगर कोई मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इशू का प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है तो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का क्या। अगर आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग ये पॉइंट बहुत अच्छा ऐड कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग भी आप कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कभी कभी वो आपसे पिक्चर्स आपको दे देते हैं। इन्हीं में से कोई एक पिक्चर रख देते हैं, देन दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एक होते हैं एल्पाइन, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आइडेंटिफाई होता है। एल्पाइन होता है, कॉनिफेरस होता है, राक है, सब ट्रॉपिकल है। अच्छा, राग का दूसरा नेम जो होता है वो ट्रॉपिकल थॉर्न होता है, और सब ट्रॉपिकल को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। इन दो में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसकी एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि सब ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। राग या ट्रॉपिकल थॉर्न्स होते हैं ना, वो वाइल्ड बुशेस होती हैं, पर ये ड्राई नहीं होती। सब ट्रॉपिकल ज़्यादा ड्राई होती हैं। इनका कलर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे डस्टी, डस्टी, या ऐसे समझ लो जैसे
मडी कलर नहीं होता वो कलर सब ट्रॉपिकल की बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन, ये अपने पास लिख लो। बिकॉज आपको पिक्चर्स में, आप यही पिक्चर तो नहीं रखी जा सकती ना, वो कोई भी आपको पिक्चर दे सकते हैं। तो राक और सब ट्रॉपिकल सबसे ज़्यादा दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सब ट्रॉपिकल की बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि वो उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत मडी कलर के होते हैं, बहुत डस्टी होते हैं, ग्रीनरी रेयरली ही होती है। और जो राख होते हैं ना वो वाइल्ड बुशेस होती हैं, जो कि आपने कभी देखा होगा कि ऐसी रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी जो प्लांट्स उग जाते हैं ना, और उनकी कोई शेप नहीं होती, वो बिल्कुल उजाड़ से ही होते हैं, उनका कोई पर्पस भी नहीं होता। तो उसको ट्रॉपिकल थॉर्न बोलते हैं, पर उनका अपना ग्रीन कलर इंटैक्ट होता है, वो ऐसे ड्राई नहीं होते, मडी कलर नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, पर वाइल्ड होता है। अजीब सी उनकी ग्रोथ होती है। तो वो ट्रॉपिकल थॉर्न होते हैं। फिर एल्पाइन और कॉनिफेरस में आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं पूछेंगे। एल्पाइन और कॉनिफेरस यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपका सीआई एग्जामिनर दोनों को एक्सेप्ट भी कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये बहुत सिमिलर है। और अब इनमें 19-20 का डिफरेंस है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइट का डिफरेंस होता है। एल्पाइन थोड़े ज़्यादा टॉल होते हैं, और कॉनिफेरस शेप दोनों की सेम होती है। इन दोनों की शेप इज ऑलमोस्ट सेम, एरियाज भी सेम है जहाँ ये पाए जाते हैं, पर इनकी हाइट का डिफरेंस होता है। ये वाले एल्पाइन थोड़े से टॉल होते हैं, और कॉनिफेरस हाइट में थोड़े से स्मॉल होते हैं। लेकिन अगर आपसे फॉर एग्जांपल पेपर में, अब ऑब्वियसली आप एल्पाइन और कॉनिफेरस को अगर ट्रॉपिकल थॉर्न लिखकर आ जाओगे तो फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर एल्पाइन या कॉनिफेरस में से आपने कोई एक लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपको कॉनिफेरस दिया हुआ था पर आपने एल्पाइन लिख दिया, तब भी यू विल गेट मार्क्स। क्योंकि मैं वही बात है कि दे आर सिमिलर, एरियाज भी सेम हैं, लेकिन उनकी हाइट का डिफरेंस होता है। हाइट तो हम नहीं मेजर कर सकते हैं ना, अनलेस अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू पिक्चर्स इन कंपैरिजन विच दे डोंट गिव। तो आप इजीली कोई भी एक मार्क कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर ऑब्वियसली इफ दे गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एल्पाइन एंड कॉनिफेरस, अपनी आंखें लगा के देखना कि किसकी हाइट ज़्यादा लग रही है, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो एल्पाइन होंगे, जिसकी हाइट कम होगी वो कॉनिफेरस होंगे, पर उनका शेप सेम होता है। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा जी, देन यू हैव रिवर रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव एंड इरिगेटेड। ये भी आसान से होता है। रिवर रेन तो बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना। इस तरीके की ये इमेज है, जैसे देखो बीच में रिवर है, ठीक है, बीच में सारा रिवर है, इसके इर्द गिर्द जितनी प्लांट्स होंगे, इसके इर्द गिर्द, रिवर के इर्द गिर्द जितने प्लांट्स होंगे, वी कॉल देम रिवर रेन। ठीक है, ये भी बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होता है। आप इनमें से वो आपको कोई भी फॉरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, तो सबकी आइडेंटिफिकेशन याद होनी चाहिए। तो रिवर होगा, रिवर के अराउंड जितने ट्रीज होंगे वो रिवर रेन होंगे। फिर मैंग्रोव्स भी बहुत आसान होते हैं आइडेंटिफाई करना। वाई? बिकॉज मैंग्रोव्स की रूट सरफेस पर होती है, यानी यू कैन इजीली सी द रूट्स ऑन द सरफेस, दिस इज वाई दे आर नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर होते हैं इरीगेटेड। इरीगेटेड की कोई एज सच आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इरीगेटेड पे यूजुअली फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, या आपको कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही होगी। ये पिक्चर तो मैंने ऐसी लगा दी है, पर इरीगेटेड एक प्रॉपर होता है, एक तो लीनियरिटी होती है उसमें, बिल्कुल लीनियर तरीके से, क्योंकि इरीगेटेड है ना, खुद प्लांट किए जाते हैं, तो ये लीनियर तरीके से ग्रो होते हैं। और यूजुअली, वैसे ये पिक्चर आती नहीं है इरीगेटेड की, पर मैं आप लोगों को इसका आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ कि इरीगेटेड पे यू विल यूजुअली सी आइदर अ वेजिटेबल और अ फ्रूट, ठीक है, तो ये इरीगेटेड की आइडेंटिफिकेशन है। सो फार सब समझ आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन समझ आई है दोनों को? जी मिस, मैनग्रोव का नहीं समझ आया, सुना नहीं। मैंग्रोव की रूट्स ऊपर होती हैं सरफेस से, ठीक। ओके ओके। ये रूट्स हैं, सही। यू कैन सी द रूट्स, और रूट जहाँ पे आपको रूट्स ऊपर नजर आए कंडेंस क्लस्टर की फॉर्म में, उसको हम मैंग्रोव कहते हैं, ठीक है। ठीक है। मूविंग ऑन, अब एल्पाइन पर आ जाओ। अब सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस तो नहीं होती, फर्दर क्वेश्चंस भी होते हैं। कभी आपसे एरियाज पूछे जाते हैं, कभी उनका यूज़ पूछ लिया जाता है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, जो जो डिटेल्स एक्चुअली आपको स्लाइड्स में दिख रही है ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्लाइड्स को अच्छे से रिवाइज करना। फॉरेस्ट की जो भी बाकी भी चैप्टर जो भी हैं, सब आपके मार्किंग स्कीम को देख के ही बनाई जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है। खैर, एल्पाइन जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, एल्पाइन कॉनिफेरस दोनों ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं। लेकिन इनका ऐसा कोनी शेप होता है, यानी ऊपर जाते जाते ट्रायंगल, आई डोंट नो ट्रायंगल बोलना चाहिए क्या, बट हाँ ट्रायंगल शेप ही होती है इनकी। ऊपर एक पॉइंट बन रहा होता है, और
नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, या इनकी स्टंटेड ग्रोथ इसको बोलते हैं, क्योंकि ये, आई डोंट नो स्टंटेड ग्रोथ क्यों बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छे खासे टॉल होते हैं। पर आई थिंक और भी जो ट्रीज होते हैं जो हमें नहीं पता वो भी और टॉल भी होते होंगे। तो इसलिए इसको एक मतलब एक महदूद हद तक की इनकी हाइट होती है, तो इसलिए इसकी स्टंटेड ग्रोथ बोली जाती है, और फ्यूल वुड के तौर पे यूज़ होता है, फायर वुड, फ्यूल वुड, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो एल्पाइन यूजुअली जो आती हैं इमेजेस वो ज़्यादातर स्नो में कवर्ड होती हैं, तो वो बड़ा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से एरियाज में होती हैं। फिर कॉनिफेरस भी सेम शेप की होती हैं, ट्रायंगुलर, नॉर्दर्न एरियाज में होती हैं ये भी। और इनको, अच्छा ये बात इम्पोर्टेंट है कि कॉनिफेरस को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो अगर कॉनिफेरस की जगह कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कॉनिफेरस का और उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा हुआ हो, तो ये आपके आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बिकॉज कॉनिफेरस इज सेम एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसका दूसरा नाम है ये। फिर कॉनिकल शेप है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ट्राइंगुलर कॉनिकल शेप है, टिम्बर मिलता है इनसे, सीनिक ब्यूटी ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंस है इनकी क्योंकि क्या इनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न जो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीनी होते हैं, मडी नहीं होते, ग्रीनी होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न। ये पंजाब प्लेन्स और सिंध प्लेन्स में होते हैं, इनकी लोकेशन आनी चाहिए, पूछी जाती हैं, सबकी लोकेशंस पूछी जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किधर मिलते हैं। इनकी लो हाइट होती है, ट्रीज तो नहीं होते, ये बस ऐसे ही छोटे से वाइल्ड बुशेस है ना कहीं भी जो ग्रो हो जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि इनकी हाइट लो होती है। स्कैंटी वेजिटेशन है बिकॉज वंस अगेन वाइल्ड है, कोई इनकी सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसलिए ये इनकी वेजिटेशन रेयरली ही होती है कि शायद ही कभी इनमें से कोई फ्रूट आ जाए। और ये भी फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और ऑब्वियसली इस पर प्लीज़ सीनिक ब्यूटी ना लिख कर आना, ये कोई सीनिक ब्यूटी नहीं ऐड करते। सीनिक ब्यूटी जो ऊपर वाले दो ऐड कर सकते हैं, ये वाइल्ड चीज़ है, अनवांटेड चीज़ है, तो ये सीनिक ब्यूटी भी ऐड नहीं कर सकती। फिर मूविंग ऑन, सब ट्रॉपिकल। अच्छा, ये सब ट्रॉपिकल की पिक्चर नहीं है, कहीं आप लोग समझो कि सब ट्रॉपिकल की पिक्चर हो, ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे इमेजेस चाहिए थी और इसकी कोई इतनी प्रॉपर इमेजेस है नहीं। तो सब ट्रॉपिकल जो होते हैं मैंने आपको बताया था मडी होते हैं। ठीक है, ये मैंने कोई और से ट्रीज लगाए हुए हैं, तो प्लीज़ इस पे मत जाना, इस इमेज पे। इसकी इसकी इमेजेस बहुत रेयरली मिलती हैं उस पर गूगल वगैरह पर, तो मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैंने यही लगा दिया। इसकी साइट इम्पोर्टेंट है कि ये सुलेमान किरतार रेंज की तरफ जो है ये मिलते हैं। और इसकी ब्रॉड लीव्स होते हैं, और वाटर शेड प्रोटेक्शन इंक्रीजिंग, ये बस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। या जो आपके एनिमल्स होते हैं कैटल्स वगैरह वो ग्रेजिंग करते हैं इसके ऊपर। तो क्योंकि वो इतने मडी होते हैं इनका कोई फ़ायदा वायदा तो होता नहीं है, तो इसलिए बस ग्रेजिंग के तौर पर ही यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इसके लीव्स होते हैं वो खा लिए जाते हैं, तो यस, इसलिए ये भी यूज में आ जाते हैं। देन रिवर रेन, देखो रिवर है और रिवर के अराउंड जो ट्रीज हैं उसको रिवर रेन बोलते हैं। अच्छा, रिवर रेन का भी दूसरा नाम है, वी हैव अनदर नेम फॉर रिवर रेन, बेला फॉरेस्ट। ये भी कभी कभी पेपर में आपसे रिवर रेन से ज़्यादा बेला फॉरेस्ट यूज़ किया जाता है टर्मिनोलॉजी। तो कॉनिफेरस का एवरग्रीन और रिवर रेन का बेला फॉरेस्ट, दोनों आपको इसेंशियली याद होने चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक याद कर लो दूसरा ना करो। क्योंकि अगर बेला फॉरेस्ट पूछ लिया और आपको रिवर रेन याद रह गया तो फंस जाओगे, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस के ये कौन सा फॉरेस्ट आ गया। कहाँ होते हैं, रिवर इंडस पे होते हैं, इनकी भी लीनियर प्लांटेशन होती है, जैसे ये इमेज में दिख रहा है बिल्कुल लीनियरली लगे हुए, कहीं हैप हैजर्ड तरीके से नहीं है। और इनकी एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कि रिवर रेन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये प्रोवाइड करते हैं शीशम। आई डोंट नो आप लोगों को उतना पता है फर्नीचर वगैरह के बारे में, पर फर्नीचर में शायद बहुत पुराने ज़माने में, आई थिंक 10-15 ईयर्स अगो, शीशम की फर्नीचर को बहुत वेटेज दी जाती थी कि आपका फर्नीचर किस चीज़ का बना हुआ है, बिकॉज अब तो काफ़ी ऐसे ही होता है फर्नीचर, बट 10-15 ईयर्स अगो शीशम के फर्नीचर को बहुत अच्छा माना जाता था। तो लोगों की प्रेफरेंस होती थी कि वो शीशम की चीज़ें खरीदें, तो शीशम यूजुअली फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। और बाबुल, मुझे खुद भी बाबुल के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, बस ये नाम ही है कि बाबुल जो है वो दिया जाता है, लेकिन ये किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन एज सच कहीं भी नहीं है, हमारी बुक में भी नहीं है, और पेपर में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पूछी जाती, सिर्फ इसकी प्रोडक्ट पूछी जाती है, रिवर की। जी वाफिया, क्या क्वेश्चन है आपका?
मिस ऊपर वाली स्लाइड से मेरा क्वेश्चन था, एक सेकंड में अपने नोट्स चेक कर लूँ। हाँ मिस, व्हाट्स वाटरशेड प्रोटेक्शन? वही जो इरोजन की फॉर्म में पानी आ रहा होता है फ्लड के फॉर्म में, उससे प्रोटेक्शन मिल अच्छा अच्छा जाती है अच्छा। ना। ओके। ठीक है। फिर आ जाओ मैंग्रोव पे। मैंग्रोव तो बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसके रूट्स का क्लस्टर ऊपर होता है, ठीक है, सबसे आसान। रिवर रेन और मैंग्रोव मतलब आई थिंक सभी आसान है आइडेंटिफाई करने में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इनकी रूट बहुत सरफेस से ऊपर होती हैं, इनके एरियाज। अच्छा, ये सिर्फ कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध में नहीं होते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में भी होते हैं, बिकॉज बलूचिस्तान में भी कुछ कोस्टल एरिया एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों के कोस्टल एरियाज पर होते हैं, इसके लीव्स ब्रॉड होते हैं और ये फायरवुड के लिए ही यूज हो रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, फिर इरिगेटेड पर आ जाओ। इरिगेटेड की एग्जाम्पल पूछी जाती है कि इरिगेटेड फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो चांगा मांगा फॉरेस्ट। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो चांगा मांगा फॉरेस्ट देखना चाहते हैं। तो इरिगेटेड की एग्जाम्पल पूछी जाती है कि ये किधर एग्जिस्ट करते हैं, तो चांगा मांगा। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर। इरिगेटेड की हार्डली आपसे आइडेंटिफिकेशन करवाई जाएगी, पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ होते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं। हम्म, फिर आ जाओ इरिगेटेड प्लांटेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, फूड फॉर एनिमल्स है, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है। ह्यूमस जो होता है वो, अगर आप लोगों को पता हो कि जब ट्रीज से लीव्स नीचे गिरते हैं, तो वो यूजुअली डेड ट्रीज होते हैं, तो एक पाइल बन जाता है डेड ट्रीज, सॉरी डेड लीव्स का एक पाइल बन जाता है उस पे, ज़मीन पर। तो उसको हमस बोला जाता है, क्योंकि वो फिर अपना टाइम लेके, क्योंकि फॉरेस्ट है ना, तो वो फिर अपना टाइम लेके वो पूरा डिकम्पोज होता है। वो जो सारे डेड लीव्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमस फॉर्मेशन का। हमस फॉर्मेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर हाँ, आपको पता आना चाहिए कि हमस फॉर्मेशन क्या होता है। ये शेडिंग ऑफ डेड लीव्स होता है ऑन द सरफेस, और फिर जब वो ओवर द ईयर्स डिकम्पोज होते हैं तो वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर सीनिक ब्यूटी ऐड कर रहा होता है ये, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, इसकी वजह से रेनफॉल होती है। सारे सारे एडवांटेजेस तो फॉरेस्ट के ही लिखे हुए हैं, पर हाँ, ये सब आप यूज़ कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए इरीगेटेड प्लांटेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ट्रीज फॉरेस्ट जो भी होगा उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। फिर इलीगल कटिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है कि कब जो है वो इलीगल कटिंग हो गई ट्रीज़ की, और अगर हो गई तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, वहाँ एफॉरेस्टेशन कौन करेगा। फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं कभी कभी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का पार्ट है, तो इसलिए नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुश्किल होती हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट लगती है ऑब्वियसली, लोग चाहिए होते हैं आपको। फिर आ जाओ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो होते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे फॉरेस्ट आपका अच्छा सरवाइव कर सकता है। तो एक होता है एल्टीट्यूड, फिर होता है एरिडिटी यानी ड्राइनेस कितनी है। अगर ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो फिर आके वाइल्ड बुशेस, जैसे जो हमने राख राख फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, वो ग्रो हो जाती हैं। हाई रेनफॉल इंकरेजेस ग्रोथ ऑफ कॉनिफेरस। इडाफिक फैक्टर्स, इडाफिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि कैसी आपने सॉइल यूज़ की थी अगर आप प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लगा रहे हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि फॉरेस्ट कहाँ कहाँ ग्रो हो सकता है। फॉरेस्ट ऐसी जगह ग्रो हो सकता है जहाँ अच्छा एल्टीट्यूड हो, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में एल्पाइन या कॉनिफेरस होते हैं। एरिडिटी यानी ड्राइनेस की वजह से आपका राख फॉरेस्ट ग्रो हो जाता है। रेनफॉल की वजह से आपकी नॉर्दर्न एरियाज के जो फॉरेस्ट होते हैं उनका सर्वाइवल इस पॉसिबल हो जाता है एल्पाइन और कॉनिफेरस का। फिर कैसी आपकी सॉइल है, मतलब अगर फर्टाइल सॉइल नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल में तो कोई फॉरेस्ट नहीं ग्रो हो सकता, इसलिए सॉइल का फर्टाइल होना भी ज़रूरी होता है। उसको डायफिक फैक्टर्स बोलते हैं। फिर मैंग्रोव्स जिनकी जिनकी रूट्स जो होती हैं वो सरफेस के ऊपर होती हैं, उनका पूछा जाता है आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन कि वो सरवाइव कैसे करते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो इसमें होता है कि मैंग्रोव्स कैन ग्रो इन सॉल्ट वाटर, ठीक है। और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध, कोस्टल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में जो पानी होता है वो हाईली सॉल्टी होता है। अगर आप लोगों ने कभी चक्कर लगाया हो तो वहाँ का, अगर सी व्यू भी अगर आप लोग कभी गए हो तो आप लोगों को पता होगा कि पानी बहुत नमकीन होता है। तो वहाँ पे मैंग्रोव्स कैसे सरवाइव करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मैंग्रोव्स कैन ग्रो इन सॉल्ट वाटर बिकॉज दे हैव हाई टॉलरेंस
एंड देयर रूट्स फंक्शन एज फिल्टर्स। तो जो रूट्स इतनी ऊपर क्लस्टर के फॉर्म में ऊपर लगी हुई होती हैं तो वो फिल्टर कर देती हैं, यानी उसकी एक तो टॉलरेंस बढ़ा देती हैं और वो एक्सेस सॉइल को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती। फिर excess salt is carried to leaves and excreted onto their surfaces। तो ये एक मैंग्रोव्स की एक यूनिक बात है कि वो कैसे सॉल्ट वाटर में, जो कि इतना सॉल्टी है, वो उसमें कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। एक तो उनकी टॉलरेंस हाई है, दूसरा उनकी रूट्स जो है वो फिल्टर की तरह फंक्शन करती हैं कि अगर सॉल्ट आ भी गया, वैसे तो एब्जॉर्ब नहीं होने देती, लेकिन चलो अगर आ भी गया सॉल्ट तो उस सॉल्ट को वो फिल्टर करती हैं, लीव्स पे पहुंचा देती हैं और फिर वो उनके सरफेसेस से एवेपोरेट हो जाता है वाया ट्रांसपिरेशन। फिर आ जाओ, फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। टिम्बर, फ्यूल वुड, बार बार आप टिम्बर का नाम देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फ्यूल वुड, फायर वुड, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। रेजिन जो होता है वो वार्निशेस बनाता है। मजरी मैट्स बनाता है, जो कि कारपेट्स वगैरह नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग यूज़ करते हैं। फिर एफेड्रा जो होता है वो एक मेडिसिनल श्रब होती है। तो ये सब आप नाम लिख दोगे तो यू विल गेट मार्क्स। और मैंने आप लोगों को एक शीशम भी बताया था और पीछे एक बाबुल भी चीज़ थी, तो वो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर आज जो डिफॉरेस्टेशन, ये भी हम इतना ज़्यादा हम देख चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है पाकिस्तान जैसे एरियाज़ में। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं, अपने पर्पस के लिए कट डाउन कर देते हैं। हमें फायरवुड चाहिए होती है, या हमें वो एरिया अर्बनाइज करना होता है, मतलब कि वहाँ पे आपने बिल्डिंग्स लगानी है, कमर्शियल एक्टिविटी आपने बढ़ानी है, तो इसकी अर्बनाइजेशन। टिम्बर अगेन चाहिए होता है। फिर नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के पास कैटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए वो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं। उनका कोई वही नहीं होती, लिमिट ही नहीं होती, तो वो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड करते हैं। माइनिंग के लिए भी, माइनिंग खैर इतनी नहीं होती, लेकिन माइनिंग भी वन ऑफ द रीजन है कि क्यों डिफॉरेस्टेशन कर दी जाती है। रोड्स बनानी होती हैं, फ्यूल फुड चाहिए होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन के होते हैं, कि लोग क्यों कट डाउन करते हैं ट्रीज़ को। फिर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एनवायरमेंटल लॉस होता है, स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ आप ख़त्म कर रहे हो। फिर एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, हैबिटाट जो वाइल्ड लाइफ का था वो आप डिस्टॉर्ट करते हो। फिर क्लाइमेट चेंजेस लीड टू मोर एरिडिटी, यानी ड्राइनेस, जो कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ड्राइनेस हो जाती है। फिर एक्सपोज सॉइल, यानी जिसको हम इतना ज़्यादा इसेंशली डिस्कस करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में भी, कि एक्सपोज सॉइल रिजल्ट्स इन वाटर इरोजन, पानी बह जाता है, फ्लड्स हो जाते हैं। फिर जब वो बहते हैं तो साथ में उनके पत्थर, रॉक्स, ये सब चीज़ें भी जाती हैं, तो वो फिर जो भी आपके रिजर्वॉयर्स होते हैं या डैम्स होते हैं वहाँ सिल्टेशन हो जाती है। तो सिल्टेशन एक वर्ड है जो आप लोगों ने यूज़ करना है। आप लोग मुझे ये नहीं बताओगे कि रॉक्स या स्टोन्स जाके जमा हो जाते हैं। द प्रॉपर वर्ड टू यूज है सिल्टेशन। सिल्टेशन का मसला हो जाता है। फिर इंक्रीज सरफेस रन ऑफ रिजल्ट इन फ्लड्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड फूड। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इतना कोई मसला हमारा होता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है वो अपने घर वहाँ बना लेते हैं जो कि ड्रेनेज का एरिया होता है, यानी एक नेचुरल ड्रेनेज में जाके अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी बनाएगा तो ऑब्वियसली उस पानी का तो एक रास्ता था, आप रास्ते में क्यों अपना घर बना रहे हो। अगर घर बनाओगे, फ्लड आएगा तो आपके घर को भी बहा के ही लेके जाएगा। तो ये चीज़ें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती हैं, यहाँ पे प्रॉपर लॉज जब नहीं होते कंट्री में। फिर सोल्यूशन क्या है, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर जितना हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में लोगों में इतना सेंस नहीं होता, तो वो अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनकी चीज़ों की वजह से। फिर अगेन उनका भी मसला है ना कि उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो नहीं दी जाती, तो वो फिर जो भी उनके दिल में आता है वो कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट का भी है, प्रॉब्लम लोगों का भी है। फिर लैंड रिजर्व करना चाहिए कि आपको कितना लैंड फ्यूल वुड के लिए चाहिए, बिकॉज वी गेट इट के वहाँ पे अगर नेचुरल गैस नहीं है तो वो अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए खाना वगैरह कैसे बनाएंगे। तो एक लैंड आप रिजर्व कर दो कि चलो ये एरिया इज एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर फ्यूल वुड या फायर वुड। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और भी आए तो आप लोग और भी लिख सकते हो। इट्स नॉट के जो बस आप लोगों को आपकी बुक ने सिखा दिया बस आप वही लिख कर आओगे। अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि हाँ ये भी डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, इसमें आप अपनी सजेशंस दे सकते हो। ठीक है, तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। फिर इसके अलावा एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जैसे एक आपने ट्री कट डाउन किया
उसको आप फॉरन से रिप्लेस भी कर दो। और दैट्स इट, विद दिस वी हैव एंडेड द चैप्टर। ख़त्म हो गया। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?